दोस्तों आज अपन एक फंक्शन चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कवर करने जा रहे हैं, दैट विल बी द फाइंडिंग रेंज। देखो रेंज निकालना इस फंक्शन चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये दूसरे चैप्टर्स में भी काम आता है। जब भी आपको कर्व ट्रेसिंग करनी पड़ेगी तो रेंज का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक पहले आप रेंज को समझने से पहले आप ये समझिए कि अभी तक के लेक्चर्स में अपन कर क्या रहे थे। अभी तक के लेक्चर्स में अपन डोमेन फाइंड आउट कर रहे थे। डोमेन क्या होता है? वो सारी संभव पॉसिबल वैल्यूज एक्स की, और x कहां होता है? x एक्सिस पे। वो क्या होता है? इनपुट। तो सारी संभव वैल्यू x की जिसके लिए फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए। तो हमने अलग अलग फंक्शंस देखे, उन सबके अपन ने डोमेन निकाली और उन फंक्शंस के अपन ने फिर कॉम्बिनेशंस देखे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस के अपन ने डोमेन निकाले। ये सारी बातें अपन ने x के बारे में निकाली कि भैया वो सारी वैल्यूज x की जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो आज का लेक्चर बेटा रेंज। रेंज आपका क्या होता है कि जब अपन ने सारी डोमेन की वैल्यूज निकाल ली, उन सारी डोमेन की वैल्यूज मतलब x की वैल्यूज को रख रख के देखने के बाद जो भी सेटिस्फाई करेंगे, तो रख रख के देखने के बाद जो y की वैल्यूज आएंगी वही क्या होगा? आपका आउटपुट होगा और वही क्या होगा? रेंज। अब इस बात को समझिए, जब भी मैं कर्व ट्रेस करूंगा तो कर्व ट्रेस के लिए मेरे को ये चाहिए कि भैया फंक्शन कहां कहां पर डिफाइंड है, तो वो डोमेन हो गया, वो x की वैल्यूज होगी, और वो डोमेन जहां जहां पर डिफाइंड है उन सबको रख के देखने के बाद जो y की वैल्यूज गेट होती है वो y एक्सिस पे प्लॉट होती है। इसका मतलब y एक्सिस का कितना पार्ट ग्राफ बनाने के काम में आ रहा है वो वाला पार्ट आपका रेंज हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब ये तो अपने समझ लिया, लेकिन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट था डोमेन निकालना, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेंज निकालना। डोमेन निकालने के पास अपने पास एकदम सेट मेथड थे। भैया कैसे सेट मेथड थे? आपको देखो रूट के अंदर एफ एक्स दिखता था तो आपको बता दिया था भैया कि यहां पर एफ एक्स कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन लगा लो, और यहां पर यही फंक्शन डिफाइन तब होगा जब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होगी। तो आपने इसको 0 या 0 से बड़ा करके एक्स की वैल्यू निकाल ली। फिर आपको बताया था कि 1 अपॉन एफ एक्स आ जाए तो भैया एफ एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अगर आपके पास यहां पे आ जाए 1 अपॉन रूट एफ एक्स तो आपने कहा था भैया कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0। आपके पास आ जाए एनसीआर और एनपीआर तो आपने इसकी कंडीशंस लगा दी थी। आपके पास ln के अंदर कोई फंक्शन आ जाए तो आप फंक्शन को क्या करते थे? ग्रेटर देन 0। इन बातों को यूज करते थे। अब कोई सा भी गंदा फंक्शन क्यों ना हो, वो इन 5 कंडीशन के अंदर ही होता था, और बाकी उनको सेटिस्फाई करने वाले या जो अपन ने फंक्शन पढ़े थे उनकी प्रॉपर्टीज को यूज करके। तो कुल मिलाकर मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि डोमेन निकालना फंक्शन चैप्टर में बहुत आसान काम है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। डोमेन निकालने के बाद फिर अपन सीखते हैं रेंज निकालना। क्या सीखते हैं? रेंज निकालना। अब रेंज निकालने के बाद आप समझो कि रेंज निकालने का कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं है, कोई भी पर्टिकुलर मेथड नहीं है रेंज निकालने का। आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके, क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन को समझ कर ये देखना पड़ेगा कि कितनी y की वैल्यूज इसके अंदर चलेंगी, लेकिन कब चलेंगी? जब आपने डोमेन की इनपुट डाला। तो उन सारी बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका मतलब रेंज निकालते वक्त आपको थोड़ा सा सिंसियर होना है, क्योंकि कोई एक्चुअल मेथड नहीं है। फिर भी हमने कुछ मेथड बनाए हैं, 99% क्वेश्चन उनसे सॉल्व हो जाते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं आपको ऑब्जर्वेशन तो पूरा रखना है, क्योंकि फिर भी 1% क्वेश्चन उससे सॉल्व नहीं होते, उसके लिए ऑब्जर्वेशन चाहिए ही चाहिए। देखें, सबसे पहले तो रेंज के अंदर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिख दीजिए, देयर इज नो एग्जैक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग रेंज। भैया रेंज निकालने का कोई भी फिक्स मेथड, कोई भी एग्जैक्ट मेथड है ही नहीं। भैया क्वेश्चन में क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन को पढ़कर आपको देखना पड़ेगा कि भैया कैसे निकालेंगे रेंज। सो व्हाट मेथड टू बी यूज्ड इज डिटरमाइंड बाय फंक्शन। तो क्या मेथड अपन यूज करें वो सिर्फ और सिर्फ किससे डिटरमाइन होगा? फंक्शन से डिटरमाइन होगा। तो ये चीज बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई एग्जैक्ट मेथड नहीं है। इसका मतलब यही पूरा लेक्चर आपको इंपॉर्टेंट बनाएगा और यही पूरा लेक्चर आपको समझना है कि कैसे निकालेंगे। फिर भी मैं आपको एक जो तरीका सिखा रहा हूं 99% क्वेश्चन से सॉल्व हो जाता है, उस मेथड का नाम है इनसाइड आउटसाइड। अब क्या है इनसाइड आउटसाइड? ये आपको बोलने से समझ में नहीं आएगा, जब मैं आपको कुछ समझाऊंगा तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन जब करेंगे तो धीरे धीरे डेवलप होगा कि इनसाइड फंक्शन क्या है और आउटसाइड फंक्शन क्या है। बस आपको दिमाग में रखना है इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। अब देखो इनसाइड आउटसाइड में बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या है? हमने इतने सारे फंक्शंस पढ़े, उन सारे फंक्शंस में अपन ने उन सारे फंक्शंस की, बेसिक फंक्शंस की, एलिमेंट्री फंक्शंस की अपन ने क्या देखी? रेंज देखी। अब रेंज देखने के बाद अब जब उसका कॉम्बिनेशन जो बनेगा क्वेश्चन का, या ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो भी बनेगा, तो हमें क्या ऐसा कोई टुकड़ा पता है जिसकी रेंज पता हो हमें? जैसे मैं कोई बड़ा सा फंक्शन दे रहा हूं, लेकिन उस बड़े से फंक्शन के अंदर मेरे को एक छोटा सा पार्ट ऐसा दिख रहा है जिसकी रेंज मेरे को पता है।
तो वो मेरा इनसाइड फंक्शन होगा। लेकिन क्या हमेशा वो इनसाइड फंक्शन होगा? नहीं, वो इनसाइड फंक्शन जब जब आपका होगा जब जब वेरिएबल सिर्फ उसी फंक्शन के पास हो और वेरिएबल कहीं और नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पूर्ण रूप से अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं आपको कि इनसाइड फंक्शन वो होता है जिसकी रेंज आप या तो जानते हो या तो आप इजीली निकाल सकते हो। बिल्कुल ध्यान से सुने, इनसाइड फंक्शन आपका वो होता है जिसकी रेंज आप तो आप जानते हो या तो वो होती है जिसकी रेंज आप निकाल सकते हो। जैसे क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक की रेंज आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? माइनस का d/4a से लेके इंफिनिटी जब ये पॉजिटिव होता है, या फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज आपको पता है क्लोज 0 से ओपन 1, बहुत सारे फंक्शंस की जैसे साइन हो गया, कॉस हो गया, इन सबकी रेंज आपको पता है। अब आप देखो, इन सबकी रेंज पता है, क्वाड्रेटिक की रेंज नहीं पता तो क्वाड्रेटिक की रेंज निकाल लोगे। तो जिनकी भी रेंज आप निकाल सकते हो या जिनकी भी रेंज आपको पता है वो आपका इनसाइड फंक्शन हो जाएगा। लेकिन इनसाइड फंक्शन तभी कंसीडर करेंगे उनको जब वेरिएबल सिर्फ उसके पास होगा और किसी के पास नहीं होगा। जैसे दो फंक्शंस का अगर मिलकर एक इनसाइड फंक्शन, जैसे मान लो e की पावर x है और sin x है, तो sin x भी है और e की पावर x भी है किसी क्वेश्चन के अंदर, तो आपको sin x की रेंज भी पता है, e की पावर x की रेंज भी पता है, तो भैया ये वाला इनसाइड आउटसाइड वाला मेथड नहीं लगेगा। इनसाइड आउटसाइड वाला मेथड तभी लगेगा एक ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज इनसाइड वाले की अपन जानते हो, क्वेश्चन को वहां से सॉल्व करते 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 मैं आउटसाइड तक आऊंगा और पूरे फंक्शन की मैं रेंज निकाल लूंगा। लेकिन इनसाइड फंक्शन आपको वो कंसिडर करना है जिसके पास होगा वेरिएबल और उसके अलावा और कहीं वेरिएबल नहीं हो। मान लो कि कोई फंक्शन जैसे ये है, जैसे लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। अब ये आपका फंक्शन है, बताओ यहां पर कोई ऐसा इनसाइड पार्ट है क्या जिसकी रेंज आप जानते हो? हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज मैं जानता हूं, तो फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज से क्वेश्चन चालू होगा। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि फ्रैक्शनल पार्ट कितनी जगह है पूरे क्वेश्चन में, वो एक जगह होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल जिसके पास भी होगा वो एक फंक्शन होना चाहिए और वो एक ही जगह होना चाहिए। तो यहां पर एक जगह नहीं है, तो पहले मैं इसको एक जगह लेके आऊंगा, उस एक जगह लाने के बाद मैं क्वेश्चन चालू करूंगा, भैया इनसाइड रेंज इसकी ये है तो पूरे फंक्शन की आउटसाइड रेंज होगी। इस पूरे लेक्चर में अपन यही कवर करने वाले हैं। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो देयर इज नो एग्जैक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग रेंज। किस तरीके से अपन यूज करेंगे मेथड को वो आपको देखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यही समझनी है पूरे लेक्चर के अंदर, इनसाइड आउटसाइड। अब इनसाइड के अंदर फंक्शन चेंज होते रहेंगे, फंक्शन चेंज होते रहेंगे, हर बार इनसाइड फंक्शन आपका अलग अलग होता रहेगा, क्योंकि जैसे कभी sin x आ गया, कभी e की पावर x आ गया, तो आपको sin x की भी रेंज पता है, e की पावर x भी रेंज पता है, या कई बार क्वाड्रेटिक आ गया, क्वाड्रेटिक के अलावा कुछ ऐसी चीजें आ गई जैसे a sin x प्लस का b cos x, उसकी भी रेंज आप निकालना जानते हो। तो इनसाइड फंक्शन कुछ भी हो सकता है, जिसकी रेंज आपको पहले से पता हो या जिसकी रेंज आप इजीली निकाल सकते हो, लेकिन जो भी होगा वो वेरिएबल एक ही पास होगा और किसी और के पास वेरिएबल नहीं होगा। उस फंक्शन में अगर कोई और भी वेरिएबल है तो वेरिएबल तो फिर इनसाइड आउटसाइड नहीं लगेगा। आइए, इतना ज्यादा तो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्वेश्चन से अगर अपन देखेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। जैसे लेट्स सपोज से मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेता हूं। आज का पूरा लेक्चर यही है, फाइंड रेंज। पहले लिख दिया फाइंडिंग रेंज। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं दैट विल बी y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी से शुरुआत करते हैं ताकि धीरे धीरे अपने को पता पड़े। देखो, अभी रेंज निकाल रहा हूं मैं, किसका रेंज निकाल रहा हूं? क्वाड्रेटिक का। इनसाइड आउटसाइड तो अभी भूल जाओ, एक दो क्वेश्चन तक इनसाइड आउटसाइड भूल जाओ। पहले ये देखो कि x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5। क्या मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसकी रेंज क्या होगी, तो आप इसकी रेंज निकाल लोगे आसानी से? बिल्कुल हाँ। कैसे निकालेंगे इसकी रेंज? कि भैया सर कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर कर लें, या तो आप ये काम भी कर सकते हैं कि यहां पर क्वाड्रेटिक, जैसे कोई भी क्वाड्रेटिक है जिसमें a पॉजिटिव है, तो a पॉजिटिव में तीन प्रकार के क्वाड्रेटिक बनते हैं, ये या ये। तो तीन प्रकार के ग्राफ बनते हैं जब a पॉजिटिव होता है। लेकिन बेटा ध्यान दो कि जो x की वैल्यू होती है वो माइनस का b/2a पर मिनिमम वैल्यू क्या देता है? माइनस का d/4a। यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या देगा? माइनस का d/4a। यहां पर भी मिनिमम वैल्यू क्या देगा? माइनस का d/4a। तो हमें पता है कि ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि कुल मिलाकर ये जो होगा y इक्वल्स टू, जो भी क्वाड्रेटिक आपको दे रखा है, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? माइनस का d/4a से लेकर इन्फिनिटी। तो आप ये भी लगा सकते हो इसके अंदर। तो कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक आ जाए, उसकी रेंज आपको पता है कि सबसे लोएस्ट वैल्यू, जब a पॉजिटिव है तो सबसे लोएस्ट वैल्यू क्या होगी? माइनस का d/4a से लेकर ऊपर कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी पे। तो ये चीज आपको समझना है कि ये आपका अब इनसाइड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेंज आप निकालना जानते हो।
हाँ कि ना। तो अब किसी बड़े बड़े क्वेश्चन के अंदर, साइन के अंदर, लॉग के अंदर, टेन के अंदर अगर आपको ये दे रखा है तो क्वेश्चन यहां से चालू होगा, क्योंकि ये आपका इनसाइड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इनसाइड फंक्शन कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए धीरे धीरे समझते हैं। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ये तो ध्यान रखो माइनस का d/4 से लेके इंफिनिटी, लेकिन मैं आपको कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर भी सिखाना चाहता हूं कि रेंज निकालने का एक और तरीका क्या है। जब भी क्वाड्रेटिक आता है तो माइनस का d/4 से लेके इंफिनिटी ये खुद कैसे आया, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। तो मैं चाहता हूं कि आप कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर निकालना सीखें, क्योंकि आगे भी पूरे फंक्शन या उससे आगे वाले आने वाले चैप्टर्स में भी कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर काम में आता ही। तो देखो, जब भी कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर अपन करते हैं, जैसे y = a, तो सबसे पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाते हैं। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का b/a इंटू x प्लस का c/a। बिल्कुल ध्यान से देखना कि जब भी हम कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करते हैं तो कुल मिला के सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1। तो ये 1 बनाया तो रिमेनिंग पार्ट कॉमन निकाल लो। भैया 1 बनाने के लिए जितना हिस्सा x स्क्वायर का कॉमन निकालना पड़ेगा कोएफिशिएंट का, वो निकाल लिया। तो निकाल लिया तो बहुत बढ़िया। अब देखो y = a, अब ये निकाल कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद जो x का कोएफिशिएंट है उसका आधा कर दो। तो उसका आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, b/2a का स्क्वायर एक बार ऐड कर लो और b/2a का स्क्वायर एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो। क्लियर है कि नहीं है? ये हो गया आपका कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। कैसे कि ये क्वांटिटी आप देखो, ये लिखा हुआ है a का स्क्वायर, ये भाई साहब लिखे हुए हैं b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है 2ab। तो कुल मिलाकर x प्लस b/2a दा क्या लिखा हुआ है, होल स्क्वायर। बोला हाँ, और ये हो जाएगा कितना a, और यहां पे लिखा हुआ है माइनस का b²/4a स्क्वायर प्लस का c/a। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? अब a से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा a इंटू x प्लस b/2a द होल स्क्वायर माइनस का b²/4a प्लस का c। ये हो गया। अब इसके आगे फिर अपन सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करने का तरीका क्या होगा। फर्स्ट यू हैव टू मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1। आफ्टर मेकिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, तो x का जो कोएफिशिएंट होगा उसका आधे का स्क्वायर आप एक बार ऐड करोगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे, तो शुरुआत के जो 3 टर्म होंगे वो हमेशा क्या बन जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे एंड सो ऑन। तो ये भी एक रेंज निकालने का तरीका होता है। अच्छा सर ये क्यों निकाला, इससे हमें क्या ज्ञात हुआ, बहुत कुछ ज्ञात हो गया बेटा। y = a, ये लिखा हुआ है x प्लस का b/2a द होल स्क्वायर, और यहां पे लिखा हुआ है माइनस का b² और ब्रैकेट में ले लो माइनस का 4ac अपॉन, ये हो जाएगा आपका 4a। अब देखो एलसीएम लेके माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने। आपको ये परफेक्ट स्क्वायर इसलिए बनाया क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का जो स्क्वायर होता है, हमें पता है किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होगा। तो ये क्वांटिटी का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होगा, मतलब ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव नहीं होगी ना। तो जब भी आप नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव आएगा, और 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 आएगा। तो किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर क्या होता है, मिनिमम वैल्यू 0, तो मिनिमम वैल्यू 0 आ गई। बोला हाँ। अब 0 इंटू a क्या होगा, >= 0, और उसमें से माइनस का b² माइनस का 4ac अगर आप करोगे तो भैया बताओ मिनिमम वैल्यू क्या हुई, ये >= माइनस का b² माइनस का 4ac हो गया। हाँ कि ना? यही मैं आपको चीज बता रहा हूं कि परफेक्ट स्क्वायर बना दिया तो हमें पता है वो कभी 0 होगा ही नहीं। अब जैसे ही आपने परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाया, आप ये सोचो आपका वेरिएबल एक जगह था, आ गया। जैसे जो वेरिएबल दो जगह था, अब वो वेरिएबल एक जगह आ गया। तो कुल मिलाकर आप ये भी यूज कर सकते हो। मैं सजेस्ट करता हूं बच्चों को, ये कई बार अगर क्वेश्चन बहुत सिंपल हो तो ये यूज कर लो, काम खत्म। लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चंस में कई बार कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर काम में आता है, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। आइए क्या यहां पर इसका देखें तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो भैया अगला स्टेप क्या है, जो x का कोएफिशिएंट है उसका आधा कर दो। तो x का कोएफिशिएंट है -7, तो उसका आधा है -7/2 का स्क्वायर ऐड किया, का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस का 7/2 द होल स्क्वायर प्लस का 5। सोचो विद्यार्थी, सोचो, आज ही सोचने समझने का समय है। तो ये हो जाएगा, देखो पहले 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे, ये a है ये b है, सीधा लिख दो a - b द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का, ये लिखा हुआ है 49/4 प्लस का 5। बोलो सही। तो ये हो जाएगा y = x माइनस का 7/2 द होल स्क्वायर माइनस का 29/4, क्योंकि एलसीएम लूंगा तो माइनस का 49 प्लस का 20 कितना हो जाएगा, माइनस का 29/4। अब आप ये देखो परफेक्ट स्क्वायर क्यों बनाया, क्योंकि जो दो वेरिएबल जो था x वो 2 जगह था। अब कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर करने से वेरिएबल एक जगह आ गया, वेरिएबल एक जगह आएगा तो ही आपका इनसाइड आउटसाइड लग पाएगा, और वो एक ही फंक्शन में होना चाहिए। अब देखो कि ये पूरा वेरिएबल एक जगह बना दिया, बन गया। अब मुझे इसके बारे में कमेंट करना, ये कोई जब भी स्क्वायर वाली क्वांटिटी होती है तो ये वाले भाई साहब हमेशा क्या होते हैं, >0। अब उसके अंदर अगर माइनस का 29/4 किया तो ये वाले भाई साहब क्या हो जाएंगे, माइनस का 29/4 से बड़े या बराबर। तो कुल मिलाकर y जो आएगा बिलोंग्स टू वो क्या आएगा, माइनस का 29/4 टू इंफिनिटी। क्या विद्यार्थी ये बात सबको समझ में आ गई? इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? यही चीज आपको समझनी और सुननी है। देखो
जल्दी से इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप, मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि अपन बहुत सारे क्वेश्चन अलग और कर पाए। तो कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर आपको आना चाहिए। अब एक दो क्वेश्चन में कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर पे ही ले रहा हूं, मतलब क्वाड्रेटिक पे ही ले रहा हूं, और आप देखो कैसे फंक्शन इनसाइड और आउटसाइड से क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व होते जाते हैं। बस आपको यही ऑब्जर्व करना है इस लेक्चर के अंदर, व्हाट इज द इनसाइड फंक्शन है, क्या इनसाइड फंक्शन वो होना चाहिए। अगर आपको इनसाइड फंक्शन दिखना चालू हो गया तो बेटा लाइफ सेट है। y इज इक्वल टू log बेस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4। लुक एट द बोर्ड केयरफुली। इस क्वेश्चन को अपन देखें तो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, log बेस 2 log बेस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 4। अब क्वाड्रेटिक अंदर है, अब क्वाड्रेटिक आपका इनसाइड फंक्शन हो गया, ये आपका इनसाइड फंक्शन हो गया। यही चीज आपको समझनी है कि दिस इज योर इनसाइड फंक्शन, क्योंकि इसकी रेंज आप निकालना जानते हो इस तरीके से। अब जैसे इसकी रेंज आ जाएगी तो ये इनसाइड फंक्शन इसलिए भी माना जाता है क्योंकि इसकी रेंज मैं जानता हूं। जैसे इसकी रेंज जानता हूं तो मैं धीरे धीरे करके आउटसाइड रेंज की जान जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना कि जब इनसाइड फंक्शन होगा इसके अलावा और कोई वेरिएबल नहीं होगा। जैसे मैं कहूं कि इसके साथ sin x और होता ना भैया, अब मैं इनसाइड आउटसाइड लगा ही नहीं सकता क्योंकि इसकी रेंज जानता हूं अलग से, इसकी रेंज जानता हूं अलग से, लेकिन दोनों की रेंज का एडिशन नहीं कर पाऊंगा, वो पता नहीं क्या होगा। तो भैया इनसाइड आउटसाइड तभी लग पाएगा जब इनसाइड वाले फंक्शन की रेंज पता हो और वेरिएबल उसके अलावा और कहीं नहीं हो। अब वेरिएबल यहाँ पे sin x में भी एक वेरिएबल x है, यहाँ पर भी x है, तो ये नहीं चल पाएगा। तो इनसाइड आउटसाइड आपको समझ में आना चाहिए कि वेरिएबल और कहीं नहीं होना चाहिए, और ऐसा फंक्शन जिसकी रेंज हमें पूरा निकाल पाए या पता हो। अब देखो चालू करता हूं मैं अंदर से। इनसाइड फंक्शन क्या हो गया मेरा, देखो इनसाइड फंक्शन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4। आप अगर ध्यान दो तो ये और कुछ नहीं लिखा हुआ, x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ या ना, ये क्या लिखा हुआ है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर हुआ क्या कि ये क्वेश्चन जो बन गया y इज इक्वल टू log बेस 2 log बेस 1/4 x प्लस 2 का होल स्क्वायर, हाँ कि ना। अब मैं क्वेश्चन इनसाइड फंक्शन से चालू करता हूं। देखो वी नो दैट, ध्यान से सुनना, वी नो दैट कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, भैया किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा। अब देखो ये तो मेरे को पता है, अब सोचो व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन ओवर हियर। नेक्स्ट ऑपरेशन लॉग है, क्या है नेक्स्ट ऑपरेशन, लॉग। लेकिन लॉग कौन सा, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो आप पहले उसका ग्राफ बनाए, आपको हर तरीके के लॉग का ग्राफ बनाना आना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूं, यहां पर बात करते हैं लॉग ऑफ x टू द बेस a। तो इसका ग्राफ क्या होगा, दो प्रकार के ग्राफ होते हैं। ये तब होता है जब आपका a 1 से बड़ा होता है, और एक ग्राफ होता है log ऑफ x टू द बेस a का, ये वाला ग्राफ। लेकिन ये वाला ग्राफ तब होता है जब a की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में। आपको हर तरीके के ग्राफ आने चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब x में इंफिनिटी रख रहा हूं तो इंफिनिटी पर log वैल्यू क्या दे रहा है, इंफिनिटी दे रहा है, और जब मैं 0 प्लस रख रहा हूं तो मुझे माइनस इंफिनिटी मिल रहा है। तो इधर 0 प्लस रखने में माइनस इंफिनिटी मिलेगा। ये तभी आप देख पाओगे जब आपको ग्राफ पता होगा। तो भैया रेंज निकालने के लिए तो ग्राफ आपको आना ही चाहिए। तो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट भैया रेंज निकालने के, तभी आप सीख पाओगे, नहीं ऐसे नहीं। क्लियर। तो यहां पे देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप समझो कि मैं नेक्स्ट ऑपरेशन लगाने जा रहा हूं। अब नेक्स्ट ऑपरेशन जब लगा रहा हूं वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि बेस 1 से छोटा है। आपको पता है कि जब भी आप डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करते हो या हटाते हो तो क्या हो जाता है, इनिक्विटी चेंज हो जाती है। आप ये देखो, ये लिखा हुआ है x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन व्हाट, इंफिनिटी। जैसे ही मैं नेक्स्ट ऑपरेशन लगाऊंगा तो नेक्स्ट ऑपरेशन की डोमेन में जितना पार्ट नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान सुनना, नेक्स्ट ऑपरेशन की डोमेन में जितना पार्ट फंक्शन का नहीं होगा, उस इंटरवल का जितना पार्ट नहीं होगा, नेक्स्ट ऑपरेशन लगाते वक्त उसको सिंपली रिमूव कर दोगे। सिंपली यू हैव टू रिमूव दैट पार्ट विच इज नॉट इन द डोमेन ऑफ द नेक्स्ट फंक्शन, है ना। कैसे कि नेक्स्ट फंक्शन क्या है, लॉग। अब जैसे मैं लॉग अप्लाई करूंगा तो लॉग के अंदर 0 नहीं होता, लॉग के अंदर 0 नहीं होता। तो फर्स्ट यू हैव टू सेट द इंटरवल। मैं इस इंटरवल को सेट करूंगा, मैं इक्विलिटी को हटा दूंगा, क्योंकि इक्वल्स टू 0 लॉग के अंदर नहीं खाएगा। भैया जो भी इसका आंसर आएगा वो कौन खाने वाला है, लॉग खाने वाला है। अगर लॉग खाएगा इसका मतलब इसके अंदर जो पार्ट लॉग नहीं खा रहा, नेक्स्ट ऑपरेशन नहीं खा रहा, तो वो आपको पार्ट सिंपली रिमूव करना है। यू हैव टू सिंपली रिमूव द पार्ट विच इज नॉट इन द डोमेन ऑफ द नेक्स्ट फंक्शन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है। सिंपली ऐसे लिखो, बिफोर अप्लाइंग नेक्स्ट ऑपरेशन, पहले नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करने से पहले, बिफोर अप्लाइंग नेक्स्ट ऑपरेशन, सिंपली रिमूव द पार्ट
विच इज नॉट इन डोमेन। आपको सिंपली वाला पार्ट रिमूव कर देना है जो कि डोमेन के अंदर नहीं है, नॉट इन डोमेन। इज द पॉइंट क्लियर? अब बताओ लॉग अगला ऑपरेशन है, नेक्स्ट ऑपरेशन इज लॉग, और लॉग के अंदर क्या नहीं चलता है, इसका सिर्फ जीरो नहीं चलेगा, बाकी सब चलेगा। तो इसका मतलब मैंने सेट किया। अब जैसे मैं सेट करूंगा तो बताओ बेटा एक्स प्लस टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन इनफिनिटी। क्या ये आपको समझ में आया क्यों मैंने सेट किया? क्योंकि नेक्स्ट ऑपरेशन इज द लॉग। जैसे लॉग अप्लाई करूंगा, लॉग जीरो डिफाइन ही नहीं है तो मैंने भैया जीरो हटाया। अब लॉग कब डिफाइन होता है? जीरो प्लस से, मतलब जीरो से बड़ा होना चाहिए। कुल मिलाकर ये हो गया। अब नेक्स्ट ऑपरेशन में अप्लाई कर रहा हूं, तो जैसे मैं नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, यहां पर देखो, अब नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं, डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी का साइन हो जाएगा चेंज, तो ये लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन चेंज, ये हो जाएगा लॉग इनफिनिटी टू द बेस 1/4, और ये हो जाएगा बेस 1/4, और ये हो जाएगा लॉग जीरो टू द बेस 1/4। लॉग जीरो का मतलब कहने का मतलब ये है जीरो प्लस। अब बताओ डिक्रीजिंग लॉग का ग्राफ ये है, तो डिक्रीजिंग लॉग के ग्राफ में जीरो प्लस अगर मैं रख रहा हूं तो कहां पे पहुंच गया? इन्फिनिटी पे। और यहां पर कितना हो जाएगा? लॉग बेस 1/4 एक्स प्लस टू द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन। अब बताओ लॉग इन्फिनिटी कितना? लॉग इन्फिनिटी पे वैल्यू देखो, लॉग बेस अगर 1 से छोटा है तो इन्फिनिटी पर लॉग वैल्यू कितनी दे रहा है? माइनस इन्फिनिटी, तो ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो यहां तक तो मैं पहुंच गया, आपने देखा इनसाइड फंक्शन ये माना जिसके पास एक बार ही वेरिएबल है, उससे मैं यहां तक पहुंचा। अब यहां से मैं यहां पे जा रहा हूं। अब बताओ व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन ओवर है? तो बिफोर अप्लाइंग नेक्स्ट ऑपरेशन, मतलब अगला लॉग लगाने से पहले सिंपली रिमूव द पार्ट विच इज नॉट इन द डोमेन। यू हैव टू जस्ट रिमूव द पार्ट विच इज नॉट इन द डोमेन ऑफ दिस लॉग। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी नेक्स्ट लॉग की डोमेन में नहीं होगा, क्योंकि इस लॉग की डोमेन में तो क्या जो इनपुट होना चाहिए वो जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो आपको पहले उसको सेट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या नहीं चलेगा, इसकी कौन सी पार्ट नेक्स्ट ऑपरेशन में नहीं चलेगी। तो भैया माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि लॉग ऑफ एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो कर दूं। तो पहले मैंने सेट किया कि नेक्स्ट ऑपरेशन में जितना पार्ट चलेगा वो आपने लगा दिया। अब इसको लगाने के बाद यहां देखो, यहां लिख रहा हूं मैं, इसको लगाने के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन जैसे ही अप्लाई कर रहा हूं तो ये जगह लॉग बेस टू, ये तो बेस क्या था 1/4, तो ये मैंने लगा दिया नेक्स्ट ऑपरेशन। लेकिन जो भी नेक्स्ट ऑपरेशन में लगा रहा हूं देखो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है वो? इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये लग गया, तो ग्रेटर देन लॉग बेस टू जीरो, तो साइन चेंज नहीं होगा इंक्रीजिंग फंक्शन में। और यहां पे कितना हो जाएगा? लॉग इन्फिनिटी टू द बेस टू। अब आप बताओ लॉग का ग्राफ अपने बना रखा है, बेस जब 1 से बड़ा है तो बेस 1 से बड़ा है, तो बताओ इन्फिनिटी पर वैल्यू कितनी देगा? इन्फिनिटी। और ये हो जाएगा आपका y जो कि आपको चाहिए था, और ये कितना हो गया? लॉग जीरो। लॉग जीरो की वैल्यू कितनी है? माइनस इन्फिनिटी। तो जो मैं आपको चीजें समझाने जा रहा हूं ना वो देखो, हमें कुछ बेसिक फंक्शन के ग्राफ e की पावर x, फ्रैक्शनल पार्ट sin x, cos x, tan x, इन सब के ग्राफ पता तो होने चाहिए। लेकिन पता होने के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि इंक्रीजिंग है तो बिहेवियर क्या होगा, डिक्रीजिंग है तो बिहेवियर क्या होगा। इसके साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि जब भी आप नेक्स्ट ऑपरेशन लगा रहे हो तो जितना हिस्सा उस इंटरवल में नहीं है, उस इंटरवल का वो हिस्सा जो कि अगले फंक्शन की डोमेन में नहीं है वो हटा दो। क्या बात सबको समझ में आ गई? बस इसी तरीके से अपन सारे क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व करते चलेंगे। मेरे ख्याल से आपको बातें समझ में आ गई होगी। आइए चले क्वेश्चंस करते हैं। और दो क्वेश्चन अपन ने किए, वीडियो को पॉज करके अब जल्दी से नोट डाउन कर सकते हो। ग्राफ आना चाहिए, इनसाइड फंक्शन देखना आना चाहिए। इनसाइड फंक्शन में आपको पूरे लेक्चर में सिखाऊंगा कैसे देखते हैं, बस आप भी ऑब्जर्व करते रहिए कौन सा पार्ट आपका इनसाइड फंक्शन होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दैट विल बी, दो क्वेश्चन अपन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ln ऑफ 5x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4। एक क्वेश्चन ये ले लिया, और उसके साथ साथ अपन एक और क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू ln ऑफ साइन इनवर्स ऑफ रूट ओवर x स्क्वायर प्लस का x प्लस 1। ये अपन ने क्वेश्चन लिया, ठीक है। ln ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, अब ln का मतलब क्या होता है? लॉग बेसिक। अब देखो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब बताओ इनसाइड फंक्शन कौन सा होगा? ये क्वाड्रेटिक, तो ये आपका इनसाइड फंक्शन होगा क्योंकि इसकी रेंज आप निकाल सकते हो। तो ये हो जाएगा इनसाइड 5x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4। इस इनसाइड फंक्शन की रेंज में जानता हूं, तो ये मैं इनसाइड फंक्शन माना। तो इनसाइड फंक्शन के अलावा वेरिएबल और कहीं नहीं होना चाहिए। हाँ तो भैया नहीं है कहीं भी वेरिएबल, तो 5x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4 हो गया। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? आगे समझे अगर अपन इस चीज को, तो मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8/5 ऑफ x प्लस का 4/5। एवरीबॉडी ये हो जाएगा 5 कॉमन, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 8/5 ऑफ x प्लस का, इसके हाफ का स्क्वायर, हाफ कितना होगा? 4/5 का स्क्वायर ऐड किया, एक बार मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया 4/5 का स्क्वायर प्लस का 4/5।
क्लियर हुआ? तो शुरुआत के जो 3 टर्म्स थे वो हो जाएगा x माइनस का 4/5 द होल स्क्वायर, ये 5 लिखा हुआ है, और यहां पे माइनस का 16/25 प्लस का 4/5 आया क्या? तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 5 और ये हो गया x माइनस 4/5 द होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 16 प्लस का 20, तो कुल मिलाकर मैं लिख देता हूं प्लस का ये हो जाएगा 20 माइनस का 16 4/25। तो आप यहां पे ध्यान से देखें कि ये लिखा हुआ है x माइनस 4/5 द होल स्क्वायर प्लस का, अब ये 5 भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 5 मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो गया प्लस का 4/5। अब सोचो, ये हमने ऐसा कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर किया। अब यहाँ पे माइनस का d/4 से लेके इन्फिनिटी भी यूज कर सकते हो, बट मैंने ये कर लिया। अब आप बताओ ये क्यों किया? क्योंकि मेरा जो इनसाइड फंक्शन था मुझे पता पड़ गया ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटू 5 क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस का 4/5 क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5। क्या बात समझ में आई? तो ये क्वांटिटी 4/5 या 4/5 से बड़ी है, तो बताओ जो क्वांटिटी है ना 5 इंटू एक्स माइनस का 4/5 का स्क्वायर प्लस का 4, या ऐसा लिख दो ये क्या था 5x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4, यही तो इसकी तो रेंज निकाली हमने। क्या रेंज निकाली? 4/5 से लेकर व्हाट? इन्फिनिटी। एवरीबॉडी, अब व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन हुआ है? ln। तो जैसे मैं ln लगाऊंगा तो ये हो जाएगा log बेस e 5x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4। अब देखो जब भी लॉग लगा रहे हो तो कौन सा लॉग लगा रहे हो? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, उसका मायना तो होगा ना, क्योंकि इंक्रीजिंग लगा रहे हो तो क्या होगा? साइन सेम, और डिक्रीजिंग लगा रहे हो तो साइन चेंज, तो अभी तो साइन सेम होगा, तो ये जाएगा log 4/5 टू द बेस e, और यहां पे हो जाएगा log इन्फिनिटी टू द बेस e। मैंने कहा था भैया आपको लॉग का ग्राफ बनाना आना चाहिए दोनों, तो यहां पे बना रहा हूं आपके लिए लॉग का ग्राफ, ये बन गया लॉग का ग्राफ। अब मुझे बताओ कि ये log इन्फिनिटी, तो x अगर इन्फिनिटी रखा तो log का आंसर क्या आ रहा है? इन्फिनिटी आ रहा है, और ये कितना हो जाएगा? log ऑफ e बेस e 5x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आप एक चीज ध्यान रखो बेटा, ये ध्यान यहां पे रखो कि ये 1 है यूनिटी, अगर यूनिटी के नंबर और बेस a log n टू द बेस a, अगर नंबर और बेस 1 से दोनों ही बड़े हैं तो आंसर पॉजिटिव है, आंसर जो भी आता है वो क्या आता है? पॉजिटिव। और नंबर और बेस दोनों ही 1 से छोटे हैं तो भी आंसर क्या आता है? पॉजिटिव। तो भैया सर आंसर नेगेटिव कब आता है ये बता दो। बेटा आंसर नेगेटिव तब आएगा जब नंबर 1 से बड़ा होगा और बेस 1 से छोटा होगा, या नंबर 1 से बड़ा होगा बेस 1 से छोटा होगा, या नंबर 1 से छोटा होगा बेस 1 से बड़ा होगा, तो ये आपका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। तो यहां पे देखें कि बेस जो है log 4/5 टू द बेस e, तो e 1 से बड़ा है, 4/5 1 से छोटा है, तो जो भी आंसर आएगा वो एक नेगेटिव होगा, जो भी आंसर आएगा वो एक नेगेटिव होगा। हाँ या ना? मैं तो यहां पे लिख देता हूं वापस से log 4/5 टू द बेस e, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो भी है ये एक नेगेटिव है। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो अगर ये नेगेटिव वैल्यू है तो आप देखो व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन वो है साइन। साइन जो भी खा रहा है वो एक नेगेटिव से लेके इन्फिनिटी तक है। आप अगर साइन का ग्राफ बनाओगे तो साइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा, ये हो गया साइन का ग्राफ। अब साइन का ग्राफ तो इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। आप देखो साइन जब वैल्यू नेगेटिव खाता है, ये देखो नेगेटिव, तो नेगेटिव से लेके मान लो कोई भी नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू मैंने कोई रैंडम ले ली यहां पर, यहां से ये एक्स है, ये मान लो नेगेटिव, इनपुट क्या है? साइन एक्स में आज इनपुट क्या है? एक्स नेगेटिव। लेकिन साइन के अंदर जो इनपुट है वो इसकी रेंज जाएगी ना, इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज है log 4/5 टू द बेस e से लेके इन्फिनिटी। मतलब साइन जो खाएगा वो एक नेगेटिव वैल्यू से इन्फिनिटी खा रहा है, तो आपका यहां पे साइन एक्स में एक्स क्या हो गया? नेगेटिव से लेके इन्फिनिटी तक हो गया। तो आप देखो जब एक्स आपका इनपुट नेगेटिव से लेके इन्फिनिटी तक जाता है तो उस नेगेटिव से इन्फिनिटी पे साइन की रेंज क्या होती है, मतलब मैक्सिमम टू मिनिमम क्या होता है? वो -1 से 1 ही होता है। फिर से सुनो भैया, यहां पर साइन एक्स है, साइन एक्स की रेंज क्या होती है? -1 से 1। तो x क्या खाता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी खाता है, तभी तो -1 से 1 देता है। भले ये 0 से लेकर आपका 2π क्यों नहीं खा रहा है, तो भी -1 से 1 दे रहा है। तो जब 0 से 2π में ये -1 से 1 दे रहा है तो एक नेगेटिव वैल्यू से लेके इन्फिनिटी तक खाएगा तो भी तो -1 से 1 देगा, क्योंकि खा रहा है तो इनपुट यहां पे होता है एक्स एक्सिस पे। तो भले वो किसी भी चेहरे में क्यों ना हो, इनपुट किसी भी शक्ल का क्यों ना हो सकता है, इसका आउटपुट इसके लिए तो इनपुट होगा। बाहर वाले फंक्शन के लिए अंदर वाले का फंक्शन का आउटपुट जो है वो बाहर वाले फंक्शन के लिए इनपुट की तरह काम करेगा। तो हमने कहा कि भैया ये जो है एक नेगेटिव से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो साइन जब एक नेगेटिव से लेकर इन्फिनिटी तक खाता है तो वो आंसर -1 से 1 ही तो दे रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका आंसर जो भी होगा नेक्स्ट ऑपरेशन जब भी लगाऊंगा साइन जो खा रहा है log बेस e,
ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 4। जैसे मैंने साइन लगाया तो नेगेटिव से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक में साइन ने जो खाके आंसर दिया -1 क्लोज से लेकर 1 क्लोज। क्या ये बात आपको समझ में आई? ये समझना जरूरी है बेटा, क्योंकि साइन जो खा रहा है वो इसकी रेंज है, जो ये आया वो साइन खाएगा। अब ये क्या आया, इसके मायने देखो, ये आया एक नेगेटिव से लेकर इन्फिनिटी। जब साइन 0 से 2 पाई खा रहा है तो ही -1 से 1 दे रहा है, जब ये नेगेटिव से इन्फिनिटी तक खाएगा तो भी तो -1 से 1 ही देगा ना, क्योंकि ये तो रिपीट करता रहेगा वापस से वैल्यू। तो ये चीज आपको समझनी है। आइए अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन देखो आप जल्दी से इसको नोट डाउन करो, तो मैं ये वाला पार्ट रब कर देता हूं, लॉग का ग्राफ भी रब कर देता हूं। चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है √x² प्लस का x प्लस 1, आपको पता है वापस से क्वाड्रेटिक है, तो इनसाइड फंक्शन क्वाड्रेटिक है, जिसके अलावा और कहीं वेरिएबल है ही नहीं, तो इनसाइड फंक्शन आपका यही हो गया। अब अगर इनसाइड फंक्शन आपका ये हो गया तो देखो x² प्लस का x प्लस 1, अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाता हूं तो हो जाएगा x² प्लस का x प्लस का, इसके हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस का 1/4 प्लस का 1। बोला हाँ, तो शुरुआत की जो 3 वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, x प्लस 1/2 द होल स्क्वायर और ये जाएगा प्लस का 3/4। एवरीबॉडी कुल मिलाकर परफेक्ट स्क्वायर बनाते इसलिए हैं क्योंकि हमें एक पार्ट जो दिखता है स्क्वायर वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है, उसके अंदर अगर आप प्लस 3/4 करोगे तो ये पूरी क्वांटिटी 3/4 या 3/4 से बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब मेरे को इसकी रेंज पता पड़ गई। आओ देखें बेटा, इसकी रेंज पता पड़ने का मतलब ये है, यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर देना, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा कि x² प्लस का x प्लस 1 ये क्वांटिटी 3/4 से लेके इन्फिनिटी है। क्या व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन ओवर है, रूट। तो रूट अगर मैं लगाता हूं तो x² प्लस x प्लस 1 का रूट जो होगा वो √3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। सोचो, √3/2 से लेकर इन्फिनिटी तक होगा। अब बताओ नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, साइन इनवर्स। साइन इनवर्स जो है, अब जैसे ये लिखा हुआ है √3/2 1.732/2, ये हो गया। अब ये हो गया 1.732/2, ठीक है। और यहां पे बताओ नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, साइन इनवर्स। अब साइन इनवर्स के अंदर जो डोमेन होता है वो -1 से 1 होता है, तो जैसे मैं नेक्स्ट ऑपरेशन लगाऊंगा उसकी डोमेन में 1 से बड़ा तो होता ही नहीं है, तो पहले आपको रोकना पड़ेगा। रोकना कहां तक पढ़ना पड़ेगा कि 1 तक, क्योंकि जब भी नेक्स्ट ऑपरेशन लगाऊंगा उसके डोमेन में उतना पार्ट तो होना चाहिए। हाँ, √3/2 होता है, लेकिन ये इन्फिनिटी तक नहीं जाता, ये कहां तक जाता है, 1 तक। तो पहले मेरे को इसको सेट करना पड़ा। व्हाटएवर इज द नेक्स्ट ऑपरेशन, बिफोर अप्लाइंग द नेक्स्ट ऑपरेशन, व्हाटएवर इज इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ दैट इनइक्विटी, यू हैव टू जस्ट सेट द इनइक्विटी, है ना। जो भी इनइक्विटी है आपको उस इनइक्विटी को सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही नेक्स्ट ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो मैंने इनइक्विटी को सेट किया, तो ये हो जाएगा √x² प्लस का x प्लस 1, 1 या 1 से छोटा, और ये हो जाएगा √3/2 से बड़ा। बोलो हाँ। अब जैसे ये हो गया, फिर मैं नेक्स्ट ऑपरेशन लगा रहा हूं, साइन इनवर्स ऑफ √x² प्लस का x प्लस 1, ये यहां पे आ जाएगा। अब देखो साइन इनवर्स इज ऑलवेज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, मैंने आपको बताया भी था कि जितने भी फंक्शन c से चालू होता है वो डिक्रीजिंग होता है इनवर्स में, और जितने भी फंक्शन c से चालू नहीं होते इनवर्स के अंदर वो सारे के सारे क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो भैया साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, बाकी ये पढ़ेंगे भी अपन क्यों इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है आईटीएफ चैप्टर के अंदर, लेकिन अभी आपको एक ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई किया तो इनइक्विटी का साइन चेंज नहीं हुआ, तो यहां पे हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ √3/2। लेकिन ये भी ध्यान रखें, एवरी आईटीएफ विद एन एंगल, क्योंकि आईटीएफ जो भी आंसर देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन y इक्वल्स टू sin x जो है, तो x जो है वो एक एंगल है, x जो है वो एंगल है, और ये y जो आता है वो वैल्यू आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आंसर वैल्यू खाता, एंगल खाता है, लेकिन आंसर क्या देता है, वैल्यू। बट आपको ये समझना पड़ेगा, जब मैं साइन इनवर्स x करता हूं इक्वल्स टू y, तो जो x होता है वो क्या होता है, वैल्यू, और साइन इनवर्स आंसर क्या देता है, एंगल। इसीलिए मैं बोलता हूं बार बार, एवरी आईटीएफ इज एन एंगल। यही आपको समझना है कि हर आईटीएफ क्या है, एक एंगल है। तो हर आईटीएफ अगर एक एंगल है तो बताओ यहां पर √3/2, बताओ साइन का, इसको समझना कैसे है, साइन का ऐसा कौन सा एंगल आंसर √3/2 देता है, ये तो समझना है। तो 60 डिग्री देता है, तो 60 डिग्री कितना, π/3, ये आ गया। इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स √x² प्लस का x प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। ऐसा कौन सा एंगल साइन की वैल्यू 1 देता है, π/2। क्लियर है कि नहीं, ऑल मैं आपकी रेंज भी लिखवा रखी है। तो कुल मिलाकर ये आपका आंसर हो गया। अब बताओ व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन ओवर है, लॉग। अच्छा, लॉग ln का मतलब क्या होता है, लॉग बेस ई। बेस ई मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये देगा ln साइन इनवर्स ऑफ √x² प्लस का x प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू ln π/2, और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ln π/3। तो आपका जो y आएगा वो होगा, बिलोंग करेगा क्लोज ln π/3 से लेकर क्लोज ln π/2। क्या ये बात आपको समझ में आई? प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। चलिए मैंने आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को देखते हैं और एक एक करके इनकी रेंज निकालते हैं। चलिए पहले 5th क्वेश्चन अपन करते हैं। 5th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू, ये FPF है, दिस इज FPF।
y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस का 1। क्लियर है कि नहीं है? इस बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट, क्या ऐसा कोई फंक्शन है जिसकी रेंज आपको पता है? मैं आपको सिखा रहा हूं कि कौन सा फंक्शन इनसाइड बनने वाला है, ताकि अगला लेक्चर जो अपन एडवांस लेंगे रेंज में, उसमें आप आराम से पहचान पाओ। ठीक है, तो बेसिक फंक्शन देखो, y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। क्या ऐसा कोई फंक्शन है जिसकी रेंज आप जानते हो? हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या वो एक ही जगह है? नहीं, वो दो दो जगह है। तो आपको पहले इसको एक जगह लेके आना है और फिर इनसाइड आउटसाइड लगाना है। तो देखो मैं एक जगह कैसे लेके आ रहा हूं, तो y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्या मैं इसको एक जगह लाने के लिए जो नीचे लिखा हुआ है वैसा का वैसा ऊपर लिख दूं, प्लस 1 और माइनस 1 करके, ताकि ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस का 1। एवरीबॉडी, अब आप बताओ इस पूरे फंक्शन में ये यही हो गया। अब लेकिन इसको मैंने ट्रांसफॉर्म इसलिए किया क्योंकि एक ही जगह होना चाहिए वेरिएबल, दो अलग अलग फंक्शन। हाँ, वेरिएबल दो जगह नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट दो जगह नहीं होना चाहिए, एक ही जगह होना चाहिए। तो ये आपका इनसाइड फंक्शन हो गया। तो अब ये आपका इनसाइड फंक्शन है। तो इनसाइड फंक्शन कौन सा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। पहले वाला भी इनसाइड फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही था, लेकिन वो दो जगह था, तो पहले इसको एक जगह लेके आया, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हो गया। तो वी नो दैट हम जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? 0 या 0 से बड़ा बट क्लोज 1। अब फ्रैक्शनल पार्ट, अब देखो ये आ गया। अब मैं धीरे धीरे प्लस 1 करूंगा, तो प्लस 1 किया तो कितना होगा? क्लोज 1 से लेके ओपन 2। यहां पर क्लोज, वहां पे क्लोज ही होगा। अब मैं इसका रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो देखो प्योर पॉजिटिव क्वांटिटी का जब आप रेसिप्रोकल करते हो तो इनइक्विटी का साइन चेंज हो जाता है। बस आप ध्यान रखना, जहां पे इक्वल टू है वहां पे इक्वलिटी लगेगी और जहां पे इक्वल टू नहीं है वहां पे इक्वलिटी नहीं लगेगी। तो कुल मिला के आ गया। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहां तक पहुंच जाऊंगा, तो ये हो जाएगा माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1, ये हो जाएगा माइनस 1 से लेकर कितना? माइनस का 1/2। अगला फंक्शन ऐड क्या कर रहा हूं? 1। तो अगला ऑपरेशन 1 ऐड करना होता है, तो ये खुशियां ही खुशियां, ये हो जाएगा 1/2। तो ये y बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेके ओपन 1/2 इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी। खत्म, इजी। ये चीज आपको समझनी है। जैसे अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, ऐसा नहीं कि रेंज निकालने का यही मेथड होगा, लेकिन हाँ दिस इज वन ऑफ द मेथड जो कि हम वो वाला मेथड यूज करें जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन में काम में आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन 1 प्लस का e की पावर x। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इनसाइड फंक्शन हुए है, तो आप बोलना e की पावर x, क्योंकि उसकी रेंज आपको पता है। क्या वो फंक्शन में, पूरे फंक्शन में एक ही जगह है? नहीं, तो मेक इट 1। तो जैसे कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो उसको एक जगह लाना पड़ेगा आपको। तो जैसे मैंने कहा y इज इक्वल टू, नीचे वाला ऊपर ही क्रिएट कर देता हूं प्लस 1 माइनस 1 करके, ताकि ऐसा हो जाए। तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस का e की पावर x। आप बताओ सब लोग, e की पावर x अगर आप ऐसा होता है तो हम जानते हैं वी नो दैट। अब देखो मैं जैसे ही वेरिएबल को एक जगह लेके आ गया तो वी नो दैट हम क्या बोल रहे हैं, e की पावर x जो होता है वो 0 ओपन से लेके इंफिनिटी होता है। देखो इसकी रेंज क्या है? 0 से इंफिनिटी। ये ग्राफ किसका? y इज इक्वल टू e की पावर x। समझ में आया क्या? अब e की पावर x धीरे धीरे करके मैं पूरा फंक्शन लेके आऊंगा। प्लस का 1 किया तो ये जाएगा 1 से लेकर इंफिनिटी। क्या इसका रेसिप्रोकल करना है? हाँ बिल्कुल करना है। ये हो गया, तो ये जाएगा कितना? 0 से लेकर 1। साइन चेंज, रेसिप्रोकल हो गया ना, 1 बाय इंफिनिटी और ये 1 बाय 1। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस 1 से लेकर 0 हो जाएगा। अब ऐड करो बेटा 1 ऐड किया तो 1 माइनस का 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1, ये हो जाएगा 0 से लेके कितना? 1। तो y इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी। y 0 से बड़ा और 1 से छोटा, ये आपकी रेंज हो गई। आओ अब बहुत सारे धीरे धीरे क्वेश्चंस करते हैं अपन, और आप देखो इनसाइड फंक्शन आपका क्या होगा। अब इनसाइड फंक्शन समझने के बाद, देखने के बाद, पता करने के बाद ये देखो कि वो इनसाइड फंक्शन एक जगह है कि नहीं है, और नहीं है तो प्रॉपर मेथड लगाकर उसको एक जगह लेके आओ, ऐड सब्ट्रैक्ट करके इनको इस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये 7th क्वेश्चन दे रखा है y इज इक्वल टू e की पावर साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इनटू पाई। पूरे फंक्शन में देखो ऐसे पार्ट की रेंज जो कि आपको रेंज पता है जिस पार्ट की, तो बताओ वेरिएबल किसके पास है? फ्रैक्शनल पार्ट के साथ। ये एफपीएफ है। अब मैं सोच रहा हूं कि भैया एफपीएफ है तो फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज में जानता हूं 0 क्लोज से लेकर 1 ओपन। तो यहां पर पाई से मल्टीप्लाई किया गया है, तो क्या ये 0 से लेकर पाई हो जाएगा? क्लियर कि नहीं? अब आप बताओ, जब साइन इनपुट 0 से पाई खा रहा है तो आउटपुट क्या देगा? उसके लिए भैया ग्राफ बनाना पड़ेगा। रेंज के लिए ऐसा नहीं है रेंज निकाल रहा हूं तो सिर्फ रेंज y को देखोगे, नहीं, आपको डोमेन को भी देखना पड़ेगा, ग्राफ को भी देखना पड़ेगा। आप देखो अगला ऑपरेशन साइन है। साइन ने क्या खाया? साइन ने खाया 0 से लेकर ओपन पाए, तो ये रहा 0, ये रहा पाए। साइन ने 0 से पाए खाया, लेकिन साइन ने 0 से पाए खाकर दिया क्या? आउटपुट। आउटपुट दिया 0 से लेकर 1। तो कुल मिलाकर जैसे ही नेक्स्ट ऑपरेशन साइन पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो खाएगा वो 0 से पाई खा रहा है, तो आंसर क्लोज 0 से लेकर 1 दिया।
हाँ कि ना? अब ऐसा मत करना कि दोनों साइड साइन लगा दिया, साइन 0 भी 0, साइन पाई भी 0, नहीं। इनपुट कितना खा रहा है उसके बेसिस पे आउटपुट कितना आया। इनपुट ज्यादा खा रहा है लेकिन आउटपुट तो यहीं पे आ गया 0 से 1, तो भैया पाई बाई 2 तक ही 1 आ गया था, उसके बाद तो वापस से नीचे गिरा। तो आपको ये देखना है y की कितनी वैल्यूज वो दे रहा है, इतना खाकर वो कितना दे रहा है। तो भैया अपन ने देखा 0 से लेकर कितना 1 दे रहा है, 1 क्लोज। क्लियर है कि नहीं? बताओ व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन ओवर है ई। अब ई एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसे मैं एक इंक्रीजिंग फंक्शन लगाता हूं तो इनइक्विटी का साइन चेंज नहीं होता, तो ये हो जाएगा e की पावर 1 और ये हो जाएगा e की पावर 0। तो ये जो y है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू व्हाट e। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो आपको कई बार बेटा ये करना पड़ेगा कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करते वक्त आपको ये देखना पड़ेगा ग्राफ बनाकर। ग्राफ बना दिया आपने, देखा कितना हिस्सा खा रहा है, उसके लिए आउटपुट कितना दे रहा है, बस वही आपको देखना है। ये मत कर देना सीधा ऑपरेशन लगाया, जैसे यहाँ पे सीधा ऑपरेशन लगाया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन था लेकिन ये 0 से पाई में इंक्रीजिंग नहीं है, इंक्रीज होकर डिक्रीज कर रहा है, तो इसलिए भैया मैक्सिमम कहां तक गया और मिनिमम कहां तक गया वो देखना पड़ेगा ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू 10 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर माइनस का x अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ कॉस x। हाँ कि ना? मैं आपको जो चीज समझाना चाह रहा हूं ऐसे क्वेश्चन में, देखो ऐसे क्वेश्चन अनोखे होते दिख जाते हैं, बहुत गंदा ही फंक्शन है, आपको लग रहा होगा पता नहीं कैसे निकालेंगे, लेकिन सुनो ये एक इंटीजर है, ये लिखा हुआ है क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये एक इंटीजर है, तो ये इंटीजर ये पाई, तो ये दोनों मिलकर क्या हो गए इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। हाँ या ना? और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई देखते ही आंसर 10 क्या देता है 0। क्या बात समझ नहीं? तो इसकी रेंज क्या हो गई 0, तो रेंज सिर्फ एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है 0। देखो ना हर जीआईएफ एक इंटीजर है, इंटीजर इंटू पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, और 10 अगर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई खाएगा जैसे 1 इंटू पाई 2 इंटू पाई 3 इंटू पाई 4 इंटू पाई 5 इंटू पाई, वैसे कोई भी इंटीजर होगा इंटू पाई, तो 10 इंटीजर इंटू पाई खा के आंसर क्या देता है 0। ठीक उसी तरीके से अगला क्वेश्चन में मैंने आपको सेम पैटर्न वैसे ही दिया है। देखो साइन y इज इक्वल टू साइन पाई, भले कितना ही गंदा आप क्यों ना लिख दो, अगर जीआईएफ है और बाहर पाई है तो भैया साइन हो tan हो आंसर 0 ही देना है। यहां पे देख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और नीचे कुछ भी दे दिया एक्स स्क्वायर 4 प्लस का 1। अब देखो ये साइन है पाई, ये इंटीजर है जीआईएफ है, तो साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज व्हाट 0, सीधा आंसर आएगा 0। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आप देखें। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। पहले तो इस चीज को समझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, क्या आप ऐसा फंक्शन जानते हैं जिसकी रेंज आपको पता है इनसाइड फंक्शन? हाँ एक्स स्क्वायर की, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या होगा ये आपका इनसाइड फंक्शन होगा। रीजन सुनो, क्योंकि एक्स स्क्वायर पता है किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होता है, तो आपको हमेशा इनसाइड फंक्शन के बारे में देखना है। लेकिन क्या जो इनसाइड फंक्शन आप मान रहे हो क्या वो एक ही जगह प्रेजेंट है कि और भी जगह प्रेजेंट है? क्या उसके अलावा और कहीं वेरिएबल तो नहीं है? तो इसके अलावा और कहीं वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये एक जगह प्रेजेंट नहीं है। तो पहले मैं इसको z मानता हूं। z क्या माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना? पहले मैं इसको लिखता हूं, नीचे वाला ऊपर क्रिएट करता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2। बताओ ये क्यों क्रिएट किया? रीजन क्योंकि ये वेरिएबल मेरा जो होना चाहिए जिसकी रेंज मेरे को पता है वो एक ही जगह होना चाहिए। मैं दो जगह तो 0 से बड़ा नहीं लिखूंगा ना, तो एक ही जगह लिखूंगा, तो एक जगह कन्वर्ट किया। अब बात करते हैं आगे। वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि एक्स स्क्वायर जो होता है वो 0 से बड़ा से लेकर इन्फिनिटी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो होगा ये हो जाएगा 2 से लेकर इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो होगा रेसिप्रोकल करो तो ये हो जाएगा 0 से लेकर क्लोज 1/2। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां पे कर रहा हूं, तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2 नेगेटिव ऑफ ये हो जाएगा माइनस का 1/2 से लेकर 0 ओपन। अब इसके अंदर अपन ने क्या ऐड किया 1 ऐड किया, तो 1 माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 2 ये हो जाएगा 1 से छोटा और ये हो जाएगा 1/2 से बड़ा। बताओ क्या z की रेंज आ गई? सो z हो गया आपका 1/2 से लेकर 1। अब व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन ओ है, मैं यहां पर लिख रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं, क्लियर? तो अब आपका z जो आ गया वो 1/2 से लेकर
ये हो गया आपका z 1 से छोटा और 1/2 या 1/2 से बड़ा। व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन ओवर हियर? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। साइन इनवर्स क्या है? हमेशा साइन इनवर्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपको ये ध्यान रखना है, साइन इनवर्स अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो यहां पर साइन इनवर्स लगाते ही इनइक्विटी का साइन चेंज नहीं होगा। तो बताओ, यहां पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/2, यहां पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1। क्या ये बात सबको समझ में आई? साइन इनवर्स 1 इज ओपन π/2 और ये देगा साइन इनवर्स z, वापस से लिख दो आप x² + 1 अपॉन x² + 2, और यहां पर कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स 1/2। एवरी आइटम विद एन एंगल, तो बताओ साइन कैसा, कौन सा एंगल? आंसर 1/2 देता है, तो भैया π/6 30 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया y बिलोंग्स टू क्लोज π/6 से लेकर ओपन π/2। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? आइए एक लास्ट क्वेश्चन अपन और करते हैं यहां पर। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इसको पूरे को रब कर देते हैं। अगला क्वेश्चन और इजी और अच्छा, देखो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ ln ऑफ x² + e अपॉन x² + 1, ये दे रखा है। वापस से वही बात, सेम क्वेश्चन। बताओ इनसाइड फंक्शन कौन सा मानेंगे? x²। अब इनसाइड फंक्शन अगर आपने x² माना तो पहले ये देखो क्या वेरिएबल इसके अलावा और कहीं है? नहीं है, लेकिन ये जो खुद है ये दो जगह प्रेजेंट है, तो पहले इसको z मान लेते हैं। चलो z नहीं u मान लेते हैं क्योंकि z अपन ने यहां माना है, तो चलो इसको क्वेश्चन को हटा भी देते हैं, ये हो गया होगा। अब वीडियो को पॉज करके जल्दी से क्वेश्चन को नोट डाउन करें। तो u अपन ने बोला x² + e अपॉन x² + 1, लेकिन मैं यहां पर इसकी रेंज नहीं निकाल सकता क्योंकि पहले मेरे को इसको एक साइड लाना पड़ेगा, तो मैं नीचे वाला ऊपर क्रिएट कर रहा हूं, तो ये ऐसा हो गया। मैंने +1 किया तो -1 आ गया, तो +1 -1 आ गया, तो कुल मिलाकर यहां पर कितना हो गया? u इज टू 1 प्लस का e - 1 अपॉन x² + 1। एवरीबॉडी, अब क्वेश्चन चालू करूंगा x² से। x² क्या होता है? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और इन्फिनिटी तक। तो x² + 1 क्या होगा? 1 या 1 से बड़ा और इन्फिनिटी तक। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा तो 1 अपॉन x² + 1 क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा और 1 या 1 से छोटा। फिर करो e - 1 से मल्टीप्लाई, तो e - 1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो यहां पे मैंने 0 हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा e - 1। अगला ऑपरेशन क्या है? 1 ऐड करो, तो 1 ऐड करूंगा तो 1 + e - 1 अपॉन x² + 1, ये हो जाएगा 1 से बड़ा और ये e हो जाएगा, क्योंकि e - 1 प्लस का 1 e हो गया। व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन हुआ है? ln। ln क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा u, तो ln u। ln u क्या हो जाएगा? 0 से लेकर 1 तक, क्योंकि ln 1 0 ln e है, तो ये पूरा आ गया। व्हाट इज द नेक्स्ट ऑपरेशन हुआ है? साइन इनवर्स। साइन इनवर्स इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, तो साइन इनवर्स लगाऊंगा तो इनइक्विटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0 से लेकर साइन इनवर्स 1। क्लियर है? तो साइन इनवर्स ऑफ ln ऑफ ये हो जाएगा x² + e अपॉन x² + 1, तो यहां पे आ गया 0, क्योंकि ऐसा कौन सा एंगल होगा जो कि आंसर 0 देगा? तो आंसर 0, तो साइन 0 का आता है तो 0 आंसर देता है, साइन 0 0 हो जाएगा। अब ऐसा कौन सा एंगल आंसर 1 देता है साइन में? तो ये हो जाएगा π/2, तो साइन 1 इज π/2, तो आपका आंसर आएगा ओपन 0 से लेकर π/2 क्लोज। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? तो ये कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत बेसिक से क्वेश्चन लिए थे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए और आप ये जज करिए कि इनसाइड फंक्शन क्या होना चाहिए। इनसाइड फंक्शन आपका वो होगा जिसकी रेंज आपको पता होगी, उसके अलावा वेरिएबल और कहीं नहीं होगा। बट इनसाइड फंक्शन खुद एक जगह होना पड़ेगा, अगर एक जगह नहीं है तो पहले एक जगह लेके आओ। मैंने इसको इनसाइड फंक्शन माना, इसमें भी पहले मैं इसको एक जगह लेके आया, वहीं से गाड़ी चालू करी, गाड़ी चालू होते होते अंत तक मंजिल तक पहुंच गए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में रेंज के साथ ही।